हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग अभी बात करेंगे पिछली वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो है लास्ट जो वीडियो में बात हुई थी वो बस यहाँ तक हुई थी कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी जो है जो 4 योजनाएं चलाई थी ये किस प्रकार से असफल हो गई थी। कुछ पॉइंट उसके बाद की है जिसमें हम जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि 1333 ईस्वी के समय 1333 ईस्वी में एक व्यक्ति है इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता है ये जो है मोरक्को का यात्री था और ये भारत आया था। इस समय मोरक्को यात्री था और ये जो है भारत आया था। तो ये जब भारत आया था तो ये अरबी भाषा का जो है ज्ञाता था। और जो कि जो है ये जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये भी अरबी भाषा बहुत अच्छे से जानता था। तो इन दोनों में बहुत अच्छी पटने लगी। तो ये किस भाषा का ज्ञाता था? अरबी भाषा का। और ये यात्रा पे निकला था, यात्री होते थे, ये अध्ययन के लिए निकलते थे लोग। तो अरबी भाषा का यात्री था, अरबी भाषा जानता था और इसने अरबी में ही एक बुक लिखी है, रहला, जिसे किताब उल रहला के नाम से कहा जाता है। ठीक है, केवल रहला भी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा, किताब उल रहला या फिर रहला। तो किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। अब जो है इतना बात समझना है कि ये जो इब्न बतूता था इसका जो है अच्छा खासा जो है बनने लगा जो है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खान जो है इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। इस इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। तो दिल्ली का काजी नियुक्त कर देगा तो अब इससे जो है समस्या क्या होगी कि उलेमा वर्ग जो है, मौलवी मुल्ला वर्ग, ये जो है सुल्तान से खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्योंकि इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करने का एक और वजह रहता है कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी लाहौर साइड का जो सूबेदार होता है वो जो है काजियों के साथ मिलकर विद्रोह कर देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का काजियों पे से भरोसा उठने लगता है, अपने वर्ग के काजियों पे से। तो वो जो है इसको काजी नियुक्त कर देता है। अब अगला बात देखें कि फिर जब इसको काजी के पद से मुक्त किया जाता है तो जो जूना खान है यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ये इब्न बतूता को चीन अपना राजदूत बना के भेजता है, चीन भेज देता है। ठीक है, क्या बना के? अपना राजदूत बना के। तो ये जो किताब लिखा गया है रहला, इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक की नीति और उस सामाजिक व्यवस्था और जो उसके जो है द्वारा चलाए गए जो भी जो है अभियान थे उसके बारे में जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये जो है जो हमारी बातें हैं ये इब्न बतूता के लिए बातें हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी के समय जो है हमने बताया था पिछली वीडियो में कि इसके समय ही सबसे ज़्यादा जो है विस्तृत क्षेत्र था पूरे दिल्ली सल्तनत का। और इसी के समय जो है क्या है कि सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए हैं। तो टोटल कुल 34 विद्रोह इसके समय देखने को मिलते हैं। तो इतने ज़्यादा विद्रोह होने का मतलब कि जो है अराजकता बहुत ज़्यादा होगी इसके राज्य में। तो इतना ज़्यादा जो है विद्रोह हो रहे थे, इतना ज़्यादा अराजकता हो गई थी और सुल्तान की पकड़ कमज़ोर हो रही थी। यानी कि सेंट्रल पावर जो था वो अब जो है थोड़ा सा जो है क्या हो रहा था, लो पड़ रहा था। अब उसकी पकड़ जो है बहुत कमज़ोर हो रही थी। तो इसका फायदा उठाया दो राज्यों ने। पहले उठाया विजयनगर साम्राज्य। इसी समय विजयनगर, जो कि हम लोग बाद में इसको अच्छा से पढ़ेंगे, तो ये विजयनगर एक साम्राज्य थी जो कि वर्तमान के कर्नाटक और उसके नीचे वाले एरिया में फैली हुई थी। तो ये विजयनगर जो था ये आपका जो है इसको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है, कब? 1336 में। ये समय पूछे जाते हैं। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए खैर उससे वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो अब इसके बाद जो है 1336 में इन्होंने जो है
स्वतंत्रता घोषित की, तो इसके कुछ ही सालों बाद 1347 में, यानी कि 11 सालों बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य भी जो है, बहमनी साम्राज्य इसी दिल्ली सल्तनत से टूट के अलग हो गया। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बहमनी साम्राज्य। और इसके जो संस्थापक था उसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। इसे हसन गंगू भी कहा जाता है, हसन गंगू। तो कहीं कहीं जो है अलाउद्दीन बहमन शाह न देके हसन गंगू भी दे सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये सिंध को जाता है, सिंध जाता रहता है एक अभियान पे, और उसी में जो है बीच में बीमारी होती है थट्टा नामक जगह पे, और इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कौन सी जगह पे? थट्टा नामक जगह पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु पे जो बरनी है, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, ये बरनी बोलता है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये वाक्य जो है बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि ये किस राजा के लिए बोला गया है या फिर किसने बोला है। दोनों याद रखना होगा, एक बरनी ने बोला है, बरनी ने क्या बोला है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो फाइनली इतनी जो बातें थी मोहम्मद बिन तुगलक से, वो अभी हमारी छूट रही थी। तो अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी टोटली जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग, इसकी जब मृत्यु 1351 में होगी, तो अगला जो शासक बनेगा वो फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसी का चचेरा भाई होता है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको अब इरेज करते हैं। तो हमने जो है ये सब जो है सारी बातें बताई, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कहाँ का यात्री था? मोरक्को यात्री। और रहला इसकी किताब की नाम पूछी जाती है, कौन सी भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और इसको जो है दोबारा जो है चीन भेजा था, इसका अपना राजदूत बना के, ठीक है। उसके बाद ये जो देखिए चीन भेजा था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में किया था। इसके समय सर्वाधिक विद्रोह 34 विद्रोह हुए थे। उसके बाद जो हम देखेंगे तो 1347 में बहमनी साम्राज्य जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने, या हसन गंगू कह लीजिए, दोनों बातें कही है, स्थापना की थी। उसके बाद देखेंगे तो थट्टा नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और बरनी नहीं भाई, बदायूनी होगा, बदायूनी, बरनी को हो सकता है बरनी लिखा बोला गया होगा, जो कंफ्यूजन में ये दोनों अक्सर नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। बदायूनी है, ठीक है। बदायूनी ने क्या कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। अब एक और जो है पॉइंट है, उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके ये जो है, जो जूना खान था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है एक जैन मुनि थे, जैन जो है जैन धर्म मानने वाले जैन मुनि, जिनका नाम था जीन प्रभा सूरी। इनसे ये जो है सलाह लिया करता था। तो ये जीन प्रभा सूरी जो है किसके समकालीन थे, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका चचेरा भाई रहता है। स्टार्टिंग में वो जो है कोई मतलब उसको मन नहीं रहता है राजा बनने का, लेकिन अमीर जो वर्ग होता है उसके कहने पे वो राजा बनता है, क्योंकि इसका कोई जो है वारिस नहीं होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई वारिस नहीं होता है। और वो जब जो है शासक बनता है, तो इसके समय आप जानेंगे कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार फिर से जो है और अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक यह 1351 से लेकर 1388 तक राजा बनता है। 1351 से लेकर 1388 तक।
अब देखिए ऐसे में होता क्या है कि ये जब जो है थट्टा पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका थट्टा में ही जो है क्या होता है, राज्याभिषेक किया जाता है। थट्टा में ही इसका राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक इसका दिल्ली में होता है। दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो इसके भी दो राज्याभिषेक हुए हैं शिवाजी की तरफ, एक थट्टा में और दूसरा जो है कहाँ हुआ है, दूसरा जो होता है वो होता है दिल्ली में। अब उसके आगे की जो बात है, तो ये जब जो है राजा बनेगा तो आप देखेंगे कि इसके सामने 3 से 4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है खड़े होंगे। पहला कि इसको किसानों की जो है जो भी असंतोष होती है किसानों के मध्य, उसको कैसे दूर किया जाए। दूसरी बात कि जो है राजकोष पे जो है जो बोझ पड़ा था, राजकोष को कैसे भरा जाए। तीसरी बात कि जो है उलेमा वर्ग थे या फिर मुल्ला मौलवी लोग थे, इनको कैसे खुश किया जाए। या चौथी बात कि साम्राज्य को किस प्रकार से बचाए रखा जाए या फिर उसका विस्तार कैसे किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इसने जो है तरह तरह की जो है तरकीबें सोची। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे कि किसानों के जो है ऊपर ध्यान देने के लिए इसने क्या किया कि 5 बड़ी नहरें और 10 अन्य छोटी नहरें। 10 तो अन्य छोटी भी लिख सकते हैं, कोई 10 जो है वो फिक्स संख्या नहीं है, अन्य छोटी नहरें, ठीक है, खुदवाया। ठीक, 5 बड़ी नहरें किस लिए? तो ये सिंचाई के लिए। इससे सिंचाई होगी तो किसानों की समस्या दूर होगी। ठीक, अब सिंचाई होगी तो उपज का 1/10 भाग जो है ये क्या करेगा, उपज का 1/10 भाग टैक्स के रूप में लेगा। टैक्स के रूप में उपज का 1/10 भाग जो है ये क्या लेगा, टैक्स के रूप में लेगा। तो इस टैक्स के रूप में जो है जो कर लिया जा रहा था भाग कर लेगा, तो इस कर को हक ए सर्व बोला गया, हक ए सर्व। तो ये नया कर लगाया गया सिंचाई कर। ये सवाल पूछा जाता है कि सिंचाई कर जो है हक ए सर्व किसने लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद से देखा जाए तो इसने जो है यात्रियों के लिए बहुत सारे जो है अस्पताल, जैसे जो है 20 अस्पताल, लगभग 20 तो वो बनाया था, 20 स्कूल बनवाया था, 50 हॉस्पिटल, 150 सराय, 200 कुआं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाए थे। 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से अब देखेंगे तो अपने भाई जो है जूना खान की याद में जौनपुर नगर की स्थापना करवाया। उसके बाद जो है इसने फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली वाला, फिरोज शाह कोटला, वो किला इसने बनवाया था। फतेहाबाद, उसके बाद अगर हम देखें तो फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी भी बोला जाता है, ठीक है। हिसार आपका जो है पड़ेगा हरियाणा में। तो इस तरह से जो है इसने 300 जो है छोटे बड़े नगरे बनवाए थे, 300 नगरे। तो 300 नगरों का इसने स्थापना करवाया था। इतना बात आप समझ सकते होंगे। उसके बाद किया क्या कि राजकोष को भरने के लिए इसने क्या किया कि इस्लामिक तौर तरीके से इसने टैक्स लगाए। जितने भी जो है इससे पहले जो है टोटल 24 कर हुआ करते थे, 24 प्रकार के टैक्स होते थे, ठीक है। उन सब को हटा के वर्तमान में जैसे सारे टैक्स को जो है जोड़ उड़ के सब एक में कर दिया गया, उसी तरह उसने भी जो है क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने सारे टैक्स जो 24 टैक्स थे उनको हटा करके सिर्फ और सिर्फ 4 टैक्स लगाए थे। देखिए टोटल कितने टैक्स होते थे, टोटल होता था 24 कष्टदायी कर। तो इस 24 टैक्सेस को इसने क्या किया, खत्म कर दिया। ये 24 टैक्स जो है बताया है किसने, बर्नी ने। बर्नी के अनुसार जो है क्या है कि 24 कर और अन्य इतिहासकारों के अनुसार, जबकि इसने जो है अपनी एक आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा। इस आत्मकथा का नाम है फतुहात फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही। तो इसमें इसने बोला है कि हमने 23 प्रकार के टैक्स खत्म किए थे। इसमें इसने क्या बोला है कि 23 प्रकार टैक्स खत्म किया था, लेकिन अन्य इतिहासकार और बर्नी के अनुसार कि इसमें 24
प्रकार के टैक्स इसने खत्म करके और केवल 4 प्रकार का टैक्स जो है इसने लगाया था। तो 24 प्रकार का टैक्स खत्म किया और केवल कितने प्रकार का टैक्स लगाया? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का जो टैक्स था वो या ऐसे जजिया, जकात, खुम्स, खिराज। तो ये कुल 4 प्रकार के इसने जो है क्या लगाए? टैक्स लगाए। अब इन टैक्सों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम आपको ओरली बता देते हैं मुजबानी, इसमें ज़्यादा कुछ जो है समझने वाली वैसी चीज़ ही नहीं है। तो जैसे देखें कि जजिया जो है आपको पता होगा, सबसे पहले जो है भारत में अगर इस्लामिक पद्धति से देखा जाए तो जजिया जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आता है। तो ये जो जजिया जो है जो टैक्स, ये जो है लगाया जाता है गैर इस्लामिक वाले लोगों से, ठीक है। हिंदू से मत बोल दीजिएगा, जो भी गैर इस्लामिक जो है धर्म के लोग होंगे उन सब पे जजिया लगाया जाता है, ठीक। फिरोज शाह जो है तुगलक जो है ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया, क्योंकि इसको राजकोष भी भरना था, ठीक है। राजकोष उसके एक्सपेरिमेंट से, इसके पहले पिछले जो भाई था उसके एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे राजकोष खाली हो गए थे। तो ये जहाँ से जो है निकाल सकता था, निकालने का तरकीब सोचा। तो जजिया पहली बार जो है क्या हुआ था? ब्राह्मणों पे लगा था। इससे पहले ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, क्योंकि समाज के अन्य जो वर्ग थे, समाज के अन्य वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग, ठीक है, ऊंचे वर्ण कास्ट वाले, वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मणों की इज्जत किया करते थे। आज भी लोग करते हैं। तो जो है समस्या ये थी कि जो है जैसे ही ब्राह्मणों पे जजिया वगैरह की बात आती थी तो होता क्या था कि लोग विरोध पे उतर जाते थे, कहते थे हमसे ले लो लेकिन हमारे गुरुजी से मत लो। इस प्रकार के जो है बातें जो है हमेशा होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें जकात की, तो जकात जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों से लगाया जाता है। वो भी इस्लाम धर्म के जो लोग हैं ये अपनी आय का 1/40 हिस्सा जो है जकात के रूप में देंगे। ये अपनी आय का 1/40 हिस्सा जो है क्या देंगे? जकात के रूप में देंगे। खुम्स क्या, कौन सा कर होता था? जैसे जो है कोई सेना गई कहीं लड़ाई करने, वहां से जितना लूट का सामान मिलता है, तो लूट के सामान जो मिलता था, तो जितना भी लूट का सामान मिलता था उसमें 4/5 हिस्सा सैनिक रख लेता था और 1/5 हिस्सा ये राजा लेता था। ये इसके समय की बात है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये विपरीत हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 4/5 हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी रखता था और 1/5 हिस्सा जो है कौन लेता था? सैनिक आपस में बांटते थे। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है कि इसके समय एकदम उल्टा जो है हो गया। इसने 4/5 हिस्सा जो है सैनिकों को दे दिया और 1/5 हिस्सा खुद रखा। खिराज जो है क्या होता है? तो जजिया, जकात, खुम्स और खिराज एक तरह से जो है आपका लगान होता है। ये सबको देना होता था, लगान। समझ में आई बात? तो जजिया, जकात, खुम्स, खिराज। खुम्स जो है लूट के सामान पे लगता था, 1/5 सैनिक राजा लेता था, यानी फिरोज शाह तुगलक लेगा। जकात जो है इस्लाम वाले देंगे, जजिया जो है गैर इस्लाम वाले देंगे, और खिराज सब देगा। लगान यानी कि इनकम टैक्स जो हम लोग आज देते हैं सभी लोग, वो सब देंगे, ठीक है। इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पे लगाया था। ये वाली पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो है बात करते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक से, तो अगर उससे पूछ लिया जाए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी सोच रहा हूं कि बता ही दो, दिमाग में आ रहा है, तो किसका वो शिष्य था? तो वो किसका शिष्य था ये जो है आपको, खैर आपसे पूछा क्या जाए, आप लोग जो है बहुत निष्क्रिय लोग हैं। एक तो वीडियो जो है जल्दी देखते नहीं, और देखते भी हैं तो जो है कमेंट करते नहीं। तो हम जो है पूछ रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किसका शिष्य था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी इसके भाई की बात कर रहे हैं, जूना खान की। वो जो शिष्य था अलाउद्दीन
अलाउद्दीन का शिष्य था। अलाउद्दीन खिलजी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो अलाउद्दीन का शिष्य था। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और जो है देख लेते हैं इसी मोहम्मद बिन तुगलक से, यानी जूना खान से। बीच में कहीं से जो है ध्यान आ जाए या फिर छूट जाता है तो जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो है आप देखेंगे जूना खान ये अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन का जो चिश्ती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है मकबरा जो था, उनके जो है मकबरे पे भी ये जाया करता था। किसके मकबरे पे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे पे ये जो है जाया करता था, ठीक है। उसके बाद से और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जाता तो ये जो है सैयद सलार के मस्जिद पे भी था जो कि बहराइच में है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करें अब फिर से फिरोज शाह तुगलक। तो हमने बताया कि इसने ये कर वाला व्यवस्था जो है सही कर दिया। होता क्या था कि जो है देखिए, इसने जो है सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया और मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। एक बार हुआ क्या था कि एक जो है सैनिक आया था जो है क्या करने, भर्ती होने। तो सैनिक से जो है घूस मांगा जा रहा था और राजा जो है बैठा था, यानी फिरोज शाह तुगलक सामने ही बैठा था कुछ दूरी पे। तो वो जो है घूस नहीं दे पाता है, तो जो है वो जाता है जो है सुल्तान के पास क्या करने कि भाई जो है देखिए आपके सामने ऐसे ऐसे जो है लोग हमसे जो है पैसा मांग रहे हैं, ये तो जो है भ्रष्टाचार एकदम हद हो गई। तो राजा पूछता है सुल्तान यानी फिरोज शाह तुगलक कि इधर आओ, कितने रुपए का घूस मांग रहा है। तो उसने बताता है कि 1 रुपए का घूस। तो कहता है ये लो 1 रुपए, ले जाओ दे दो और जो है हो जाओ उसमें भर्ती। तो भ्रष्टाचार को ये खुद ही बढ़ावा देता था, तो ये खुद ऐसा जो है शासक था। अब देखिए इस क्रम में जो है इसने किया क्या, ये अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए नहीं, लेकिन जो है जहाँ जहाँ विद्रोह होते थे और जो है कुछ पैसा लूटने के क्रम में ये जो है जगन्नाथ मंदिर पे, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी मतलब उड़ीसा, वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को इसने जो है लूटा। इसने क्या किया, वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। उसके बाद से एक जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर। ज्वाला देवी जो है का मंदिर है, लेकिन यह है कहाँ पे, नागरकोट में। तो नागरकोट में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नागरकोट में इसने ज्वाला देवी के मंदिर को लूटा और यहाँ से लगभग कहा जाए तो 1200 से 1300 जो है ग्रंथ जो थे इसने जो है वहाँ से चुरा के ले गया, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थे हमारे भारतीय संस्कृति और चिकित्सा से संबंधित थे। और उन सबको ले जाके अपाउद्दीन करके एक जो है व्यक्ति था, अपाउद्दीन, उससे जो है इसने जो है क्या करवाया, उससे अनुवाद करवाया। और उस व्यक्ति से जो है अनुवाद भी करवाया, तो किस नाम से, दलायत फिरोज शाही नाम से जो है उस व्यक्ति से हम लिख दे रहे हैं। यहाँ से जो है क्या ले गया, 1300 प्लस किताबें और दलायत फिरोज शाही नाम से क्या करवाया, तो इसने जो है फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। किस व्यक्ति से, अपाउद्दीन नाम का व्यक्ति है, अपाउद्दीन। चाहे तो आप ये वाली पॉइंट छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कौन सा मंदिर पे आक्रमण किया था, जगन्नाथ और जो है ज्वाला देवी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने इसी के समय सबसे ज्यादा जो है दास हुआ करते थे, 1,80,000 दास हो गए थे इसके समय, ठीक है, 1,80,000 दास। क्यों हो गए थे, क्योंकि इसने दासों की खरीद और बिक्री पे जो है रोक लगा दिया था। अब ऐसी परिस्थिति में जो है इन दासों के लिए एक जो है विभाग बनवाया, जिसको बोला जाता है दीवाने बंदगान। क्या सब, कौन सा विभाग था, दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान जो है क्या करता था, दासों के रख रखाव और उनकी जो है स्थिति पर जो है एक जो है विभाग बनाया गया था, जो उनकी जो है इन सब चीजों को जो है संभालता था।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर हम, तो मुस्लिम जो महिला होती थी, मुस्लिम महिला, ठीक है, जो मुस्लिम बेबस महिला थी या फिर विधवा महिला है, ठीक है, या फिर जो है जो अनाथ लोग हो गए, तो इनके लिए जो है क्या करता था कि दीवाने खैरात नामक एक विभाग बनवाया था, दीवान ए खैरात। और ये लोग करते क्या थे, इनकी जो है देखभाल रख रखाव करते थे, इनको जो है मंथली कुछ पेमेंट वगैरह दिया जाता था, जो कि इनकी भरण पोषण और जीविका चलाने के लिए काम में आता था। तो दीवाने बंदगान जो है किससे संबंधित है, ये सब मुस्लिम महिलाओं, विधवा और इन सब से, विधवाओं का जो है क्या करवाया जाता था, फिर से शादी करवा दिया जाता था, अनाथ बच्चों को पालन पोषण किया जाता था। तो ये सब जो है काम कौन करता था, दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात नामक नया विभाग बनवाया। दीवाने बंदगान जो था ये दासों के लिए था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है थोड़ा सा जो है कट्टर शासक हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा कट्टर शासक हो गया। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो इसने दारुल सफा, दारुल सफा, दारुल सफा नामक जो है क्या करवाया, एक अस्पताल खुलवाया। दारुल सफा जिसे नामक जो है ये क्या करवाया था, एक अस्पताल खुलवाया। इस अस्पताल में मैक्सिमम जो होता था वो मुस्लिम ही होते थे, लेकिन ऐसा रोक टोक कहीं नहीं था कि जो है आप हिंदू हैं या फिर गैर इस्लाम है तो आप जो है यहाँ पे इलाज नहीं करा सकते। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों को जो है क्या करवाया जाता था, इलाज करवाया जाता था, चिकित्सा जो है करवाई जाती थी, ठीक है। अब यहाँ से और कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बनती हैं वो ये कि लोक निर्माण विभाग जो अभी वर्तमान में PWD देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट इसी ने लाया था, ठीक है। लोक निर्माण विभाग इसी ने लाया था रोजगार वगैरह दिलवाने के लिए। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने करवाई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है क्या करवाया था, लोक निर्माण विभाग की जो है क्या करवाई थी, इसने स्थापना करवाई थी। ये लोक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य क्या होता था, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करवाना हुआ करता था। इसके बाद से अगर हम जो है बात करें तो देखिए इसने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, 2 प्रकार के, ठीक है। तो वो जो सिक्का था वो तांबा और चांदी का मिश्रण हुआ करता था। तो तांबे और चांदी के मिश्रण जो है जो होते थे उसको अदा और विक, ये 2 जो है सिक्के हुए थे। जैसे जो है तांबे का जो है वो चलवाया था टंका और जीतल चांदी का, ठीक है। इसी तरह जो है इसने भी जो है तांबा और चांदी मिला के जो है 2 सिक्के चलवाए थे, अदा और विक। तो ये जो है 2 प्रकार के जो है नए जो है क्या थे, जो है आपके सिक्के थे। उसके बाद जो है अगर बात करें तो कुतुब मीनार पे जो है इसी समय क्या हुआ था कि जो है बिजली गिर गई थी। तो कुतुब मीनार की 4थी मंजिली को जो है उसने मरम्मत करवा के 5वीं मंजिल भी निर्माण करवाया, 5वीं मंजिल। तो कुतुब मीनार कुल कै मंजिला है, 5वीं मंजिल, और 5 मंजिला है और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बरनी नामक एक जो है इतिहासकार है वो इसको जो है कहता है कि ये सच्चा मुसलमान था, ये सच्चा मुसलमान था। उसके बाद अगर हम जो है बात करें इसके कुछ अन्य कार्यों पे बात किया जाए तो सबसे फेमस जो कार्य है, दिल्ली में जो है इसने टोपरा और मेरठ ये जो है वहाँ के जो अशोक के जो है शिलालेख थे उसको दिल्ली में ला के रखा था। तो जो है पूछा जाता है ये चीज़ कि दिल्ली में जो है अशोक के जो टोपरा और मेरठ जो अभिलेख थे वो कौन दिल्ली लाया था। तो ये जो है सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसको आप समझिएगा, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट और है बस, इसके बाद इसमें भी कुछ है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो थी सब जो है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
तो 2-3 पॉइंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसने खान ए जहां तेलंगानी का एक मस्जिद बनवाया इसी के समय। ये जो मस्जिद है इसकी तुलना यरूशलेम में स्थित उमर मस्जिद से की जाती है। किससे की जाती है? यरूशलेम में स्थित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, तो यही चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है कुछ है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ आपको ध्यान में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है नीचे लिख दीजिएगा। इसके लास्ट शासक पे बात करें जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो उस लास्ट शासक के बारे में कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं आपको। तो इस नासिरुद्दीन महमूद तुगलक से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जो है सवाल वैसे तो पीसीएस में पूछा गया है और छोटे एग्जामों में जो है जल्दी पूछा नहीं गया है। ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है, हम महमूद तुगलक केवल लिखते हैं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक है, इससे जो है एक सवाल ये पूछा जाता है कि किसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गया था। दिल्ली से पालम, ये पालम भी दिल्ली में ही पड़ता है, दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गया था। उसके बाद जो है अगर देखेंगे तो इसके समय जौनपुर जो बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। वहां पे एक जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति था जो कि सूबेदार वहां का सूबेदारी संभालता था, उसका नाम था मलिक सरवर। इस मलिक सरवर ने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अगर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो इसी के समय 1398 में क्या हुआ था? तैमूर लंग दिल्ली पे आक्रमण किया और दिल्ली को खूब लूटा था। कहा जाता है कि जब ये जो है दिल्ली को लूट के जाता है तो दिल्ली में खंडहरों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, दिल्ली एकदम वीरान सी पड़ जाती है, ऐसा लूटता है। 2 सालों तक रह के खूब लूटा। जाते जाते ये अपने सेनापति को जो है वहां सौंप के चल जाता है। हालांकि इसके समय जब ये दिल्ली पे आक्रमण करता है तो ये अपने सेनापति को जो है सौंप के सारा कार्यभार खुद भाग जाता है। तो तैमूर लंग जो है खिज्र खान नामक जो है अपने सेनापति को वहां का कार्यभार दिल्ली का और आसपास के एरिया का कार्यभार सौंप के चला जाता है। तो वो जो खिज्र खान है वो इसको 1414 में जो है मारता है और उसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद और लोधी वंश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक से लिए चलिए, थैंक यू।